पुलिस तहकीकात करते हुए पहले तुम तक पहुंच गई तो भी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जो फैसला करना है जल्दी कर लो। ठीक है, मैं डैडी को खत लिख कर बुलवा लेती हूँ, शमीना ने जवाब दिया। लाइला ने बात ठीक ही कही थी। अबे कोई फैसला करने से पहले पुलिस उस तक पहुंच गई तो बात बिगड़ जाएगी और वो कुछ नहीं कर सकेगी। समीना 5-6 दिन मरीम नाइला के घर रही। इसी दौरान उसके पैर का वर्म खत्म हो गया था, लेकिन चलने में अब भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही थी। कॉलेज से उसने 1 हफ्ते की छुट्टियां ले रखी थी। उस रोज आखिरी छुट्टी थी। अगले रोज उसे कॉलेज जाना था। समीना ने इस रोज अचानक ही अपने घर जाने का फैसला कर लिया और अपनी चीजें समेटने लगी। क्या हुआ, ये पैकिंग क्यों कर रही हो? नाइला ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अपने घर जा रही हूँ, समीना ने जवाब दिया। क्या ये तुम्हारा अपना घर नहीं है? नाइला ने उसे घूरा। ये एहसास ना होता तो इतने दिन यहाँ आकर क्यों रह लेती? समीना ने कहा। तुम्हें मालूम है, जब मैंने डैडी को खत लिखा है वो 1-2 दिन ही में आने वाले होंगे। घर पर ताला देखकर परेशान हो जाएंगे। चलो तुम भी आज मेरे साथ ही चलो, सुबह वहां से इकट्ठी कॉलेज जाएंगी। चलो यूं ही सही, मैं भी इसे कह दूं। नाइला ने कहा, फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन अगर तुम्हारा चाहने वाला वहां भी पहुंच गया तो मैं उसे निमट लूंगी। समीना बोली, ऐसी सूरत में मुझे मजीद इंतजार करने की बजाय पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। समीना अपनी चीजें पैक करती रही और नाइला अपनी माँ के पास चली गई। कुछ ही देर बाद वो भी कमरे में आकर अपनी जरूरी चीजें समेटने लगी। माँ ने उसे समीना के साथ जाने की इजाजत दे दी थी। शाम की चाय पीकर वो 6 बजे के लगभग घर से निकली तो नाइला का छोटा भाई नदीम भी उनके साथ था। समीना का बैग जरा वजनी था, वो नदीम ने उठा रखा था। वो गलियों में खोदते हुए धोबी घाट पर पहुंच गए और चंद मिनट में समीना के घर पहुंच गए। तकरीबन 20 दिन तक घर बंद रहा था और हर चीज पर धूल नजर आ रही थी। 2 घंटे सफाई और झाड़ पोंछ में लग गए। शमीना ने किचन का जायजा लिया। नाइला के यहाँ जाने से पहले वो फ्रिज भी बंद कर गई थी। उसने फ्रिज ऑन कर दिया और कुछ चीजें मंगवाने के लिए नदीम को पैसे देकर बाजार भेज दिया। नाइला समीना की स्टडी टेबल साफ कर रही थी। उसने शेल्फ से भी किताबें निकालकर साफ कर दी। बेस साफ करते उसने कोने में पड़ा हुआ थैला उठाकर खोला। उसके साथ ही वो चौंक गई। उसमें सूटों के कपड़े, ड्राई फ्रूट और बाजरूतरी चीजों के अलावा ऊपर ही 100 रुपए के नोट भी रखे हुए थे। मालूम होता है तुम्हारे पास फालतू पैसे हो गए हैं, इस तरह लापरवाही से फेंके हुए हैं, नाइला ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, जो किचन से निकल रही थी। क्या मतलब? समीना ने उलझी निगाहों से उसकी तरफ देखा। इस थैले में कुछ चीजों के अलावा 100 के नोट भी रखे हुए हैं, नाइला ने कहा। ओह वो थैला, समीना ने गहरा सांस लिया। इसके बारे में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। वो बताने लगी कि ये थैला शारकी ने लाहौर से भेजा था और उसके बाद वो अपना घर छोड़कर नाइला के घर मुंतकिल हुई थी। नाइला ने थैले में से तमाम चीजें निकाल ली। उसने कपड़ा खोलकर देखा। उस कमबख्त का ज़ौक तो बहुत उम्दा है। उसने कपड़ा तय करके दोबारा थैले में रख दिया और पिस्ते और बादाम की थैलियां खोलने लगी। ये तो खाओ, खाने पीने की चीजों से इनकार कुफराने नेमत है। वो ढिठाई से मुस्कुराते हुए पिस्ता छील कर खाने लगी। कुछ देर बाद नदीम भी सौदा जल्द लेकर आ गया। समीना ने तमाम चीजें संभाल कर रख ली और रात के खाने की तैयारी करने लगी। नदीम रात का खाना खाने के बाद चला गया। नाइला और समीना खाने के बाद देर तक जागती और बातें करती रही। खाने से थोड़ी देर पहले गुराया की बीवी और सामने वाली पड़ोसन आसिया भी आ गई थी। समीना जब नाइला के यहाँ गई थी तो वो गोराया की बीवी को बता करती थी। सुबह वो दोनों कॉलेज चली गई। छुट्टी के बाद नाइला तो अपने घर चली गई और समीना अपने घर आ गई। उसे घर आए हुए आधा घंटे भी नहीं गुजरा था कि दरवाजे की घंटी मौजूद थी। उसने उठकर दरवाजा खोदा तो सामने मोटर मैकेनिक यूसुफ को देखकर उसका दिल यक बार गीत धड़क उठा। उसे हैरत हुई थी कि यूसुफ को उसके घर का पता कैसे चला। क्या बात है, यहाँ क्यों आए हो? समीना ने पूछा। उसके लहजे में सर्द मोरी थी। आपकी खैरियत मालूम करने आया था जी। उस रोज आपके पैर में तकलीफ थी, आप कहीं रोज कॉलेज भी नहीं गई, यूसुफ ने जवाब दिया। ऐसत को स्याह पतलून और सफेद शर्ट पहने हुए था। शेप बना हुआ था और बाल भी समरे हुए थे। लगता था जैसे वो खास तौर पर तैयार होकर आया हो। मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मगर तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया? समीना ने खुश्क लहजे में कहा। आज जो वो शमाइला को छोड़ने गया था तो आप तो देखा था। मैं छुट्टी के वक्त दूर खड़ा इंतजार कर रहा था, फिर तांगी का पीछा करते हुए मैंने आपका घर देख लिया, यूसुफ ने जवाब दिया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। तुम मेरी खैरियत मालूम करने आए थे, तुमने देख लिया कि मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकती हो। और सुनो, आइंदा यहाँ मत आना, समीना ने कहा। आपसे एक जरूरी बात करनी थी जी, यूसुफ ने कहा। कहो क्या बात है? समीना ने उसे घूरा। वो जी यहाँ बाहर खड़े होकर तो बात नहीं हो सकती ना, यूसुफ ने कहते हुए इधर उधर देखा। बात ऐसी है कि गली में खड़े होकर नहीं की जा सकती। आप मुझे अंदर आने के लिए भी तो नहीं कहेंगी? समीना ने चलना है सोचा, फिर उसे अंदर बुला लिया। उसके अंदर आने के बाद समीना ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जो कुछ कहना है जल्दी कहो, समीना ने कहा।
बात ही है कि उस रोज आपके आने के बाद मैंने तकिए के मलन से बात की थी। उसने बताया था कि आप किसी आदमी के साथ दोपहर को वहां आई थी और सारा दिन वहां रही थी। फिर शाम को जब पुलिस का छापा पड़ा तो आप वहां से भागी थी। यूसुफ ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। समीना को सीने में अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वैसे यूसुफ को देखते उसका माथा ठिंका था। अब उसकी बात सुनकर उसे समझने में देर न लगी थी कि वो यहाँ क्यों आया था। क्या सिर्फ यही बताने के लिए आए थे? उसने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। बातें तो बहुत सी हैं जी, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। यूसुफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम कि आप उस रोज उस आदमी के साथ 9 नक्का के मकान में क्या करती रही, लेकिन ये तो आप जानती हैं कि वो मंशियात का बदनाम अड्डा है। कोई शरीफ औरत उस तरफ जाने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आप तो कॉलेज की प्रोफेसर हैं, लड़कियों को पढ़ाती हैं, और मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप उस आदमी के साथ उस मकान में क्या करती रही हैं। लेकिन यूसुफ खामोश होकर समीना की तरफ देखने लगा। शर्म के मारे समीना का चेहरा सुर्ख हो रहा था। पूरे जिस्म पर चिंटियां सी रेंगती हुई महसूस हो रही थी। उसके पास यूसुफ के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो वो एक आदमी के साथ दिन भर मुंशियात के अड्डे में क्यों रही थी? अब आप खुद ही सोचे ना जी, यूसुफ कह रहा था। अगर आप कॉलेज में ये पता चल जाए कि आपके ताल्लुकात बदनाम मुंशियात फरोशों से हैं, तो कॉलेज की प्रिंसिपल और दूसरी प्रोफेसर आपके बारे में क्या सोचेंगी? इस मोहल्ले में भी आपकी इज्जत होगी, लेकिन ये लोग भी आपको नफरत की निगाह से देखेंगे जी। तुम कहना क्या चाहते हो? समीना ने मुर्दा से लहजे में पूछा। जब सूरत यारी ऐसी हो तो अगले की जबान बंद रखने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। यूसुफ ने कहा। क्या चाहते हो? समीना ने उसे घूरा। आप जवान हैं, हसीन हैं। यूसुफ उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला। समीना को उसकी नजरें लिबास चीर कर अंदर तक जाती हुई महसूस हुई। आप मुझे खुश करके मेरा मुंह बंद कर सकती हैं, कमीने बेगैरत। समीना दिली दिल में बोली। वो उसे तवाइफ समझ कर आया था, जो मुतालबा सुनते ही अपने आप को उसकी सपुर्दगी में दे देगी। देखो मिस्टर यूसुफ, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं शरीफ औरत हूँ। तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी सोचा है वो गलत है। क्या ये गलत है कि तुम दोपहर से रात 8 बजे तक एक आदमी के साथ 9 नक्का के कमरे में रही हो? क्या तुम वहां नमाज पढ़ने गई थी? यूसुफ के लहजे में सख्ती आ गई। वो एकदम आपसे तुम पर उतर आया था। इस महल्ले के लोगों को और तुम्हारे कॉलेज में पता चल जाए तो तुम्हें खड़े खड़े निकाल दिया जाएगा, बल्कि हो सकता है पुलिस के हवाले ही कर दिया जाए। क्या तुम इस कामिल हो गए हमारी बच्चियों को तालीम दे सको? क्या तुम शरीफ लोगों में रह सकती हो? तुम्हारी जगह ये नहीं, गोल बाजार है। मेरी बात समझने की कोशिश करो यूसुफ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं, और रहने दो ये बातें। यूसुफ ने अचानक ही आगे बढ़कर उसकी दोनों बाहें पकड़ ली। छोड़ दो मुझे, मैं शोर मचा दूंगी। समीना रुआंसी आवाज में बोली। शोर मचा दूं तो महल्ले वालों को अभी तुम्हारे स्याह कारनामों को पता चल जाएगा। यूसुफ ने उसे बाहों से झंझोड़ कर छोड़ दिया। ताकि है कि वो तमाम मलंग इस बात की गवाही देंगे कि तुम बद किरदार हो और शरीफों में रहने के काबिल नहीं हो। इस वक्त मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। वो क्या? समीना को ज़्यादा सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे इस वक्त 5000 रुपए की जरूरत है, अभी और इसी वक्त। अगर नकद रकम ना हो तो कोई ना कोई जेवर तो तुम्हारे पास मौजूद होगा। यूसुफ बोला। मेरे पास रकम है। समीना जल्दी से बोली। मैं तुम्हें 5000 रुपए दे देती हूँ, फिक्र खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। उसने बेस पर पड़े हुए थैले में से नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। ये लो, पूरे 5000 है। इतना तो मैं तुम पर एतबार कर ही सकता हूँ कि रकम पूरी होगी। यूसुफ के होंठों पर मकरूसी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने नोट पतलून की जेब में ठूंस लिए। इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, कल रात को आऊंगा तुम्हारा मेहमान बनकर, समझ गई? वो उसकी तरफ देखता वो बाहर निकल गया। समीना बदर के मुजस्मे की तरह बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर खड़ी रही। बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी तो वो जैसे होश में आ गई और धड़ से कुर्सी पर गिर गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने उठकर दरवाजा भी बंद नहीं किया था। तकरीबन आधे घंटे बाद सामने वाली पड़ोसन आसिया की बेटी अंदर आ दी। अरे आंटी, आप रो रही हैं? वो उसके करीब रुककर बोली। सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। समीना ने जवाब दिया। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, लड़की कहते हुए किचन में घुस गई। समीना ने उठकर मुंह हाथ धोया। रो लेने से उसके दिल का गुबार कुछ हल्का हो गया था, लेकिन दिमाग पर हथौड़े अब भी बरत रहे थे। 2% का मैकेनिक उसे बद किरदार और आवारगी का ताना देकर गया था। उसकी नजरों में तवाइफ थी। आवारा, बदचलन, गुंडों और बदमाशों के डेरे पर कई घंटे गुजारने वाली औरत किस तरह शरीफ हो सकती है? वो चारों तरफ से फंस गई थी। फरार का कोई रास्ता नजर अब नहीं आ रहा था। शायर के बारे में उसने नाइला से जो प्रोग्राम बनाया था वो भी फिलहाल खत्म हो गया था। अब एक नया फितना उठ खड़ा हुआ था और ये फितना सबसे ज्यादा खतरनाक था। यूसुफ उसे आवारा और बदचलन समझकर बहती गंगा से हाथ धोने आया था। आज तो वो 5000 रुपए लेकर टल गया था, लेकिन उसकी इज्जत से खेलने के लिए एक दिन की मोहलत दे गया था। बलियानी मेदरों के बारे में उसने किताबों में भी बहुत कुछ पढ़ा था और इस मौजू पर फिल्में भी देखी थी।
उनके मुतालबे बढ़ते ही रहते। ये अपने शिकार को कब्र तक पहुंचा कर ही दम लेते। इत्तफाक से उसके पास 5,000 रुपए की वो रकम मौजूद थी जो शारिक ने उस दिन भेजी थी। उसने वही रकम उठाकर उस ब्लैकमेलर को दे दी थी। कल वो दूसरा मुतालबा लेकर आएगा और फिर वो कभी इनकार नहीं कर सकेगी। दुनिया वालों के सामने जलील और रुसवा होने से बचने के लिए वो उसके हाथों जलील होती रही थी। आसिया भी बेटी चाय बनाकर ले आई। बैठो पिंटी, उसने लड़की के हाथ से चाय का कप लेते हुए कहा। उसकी उम्र 15 साल थी और वो 9वीं क्लास की तालबा थी। कभी कभी पढ़ने के लिए उसके पास भी आ जाया करती थी। कैसे आई हो? ऐसे ही आ गई थी, पिंकी ने जवाब दिया। अब बहुत दिनों से जहां नहीं थी ना, आज मिलने को दिल चाहता तो मैं चली आई। तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? समीना ने पूछा। बस ठीक ही है आंटी, पिंकी ने जवाब दिया। वो तकरीबन 1 घंटे तक समीना के पास बैठी बातें करती रही, फिर चली गई। पिंकी की बातों से समीना की तवज्जो बढ़ गई थी, लेकिन उसके जाते ही चुभते हुए ख्यालात ने उसके जहन पर जलवार कर दी थी। दफादन उसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। इस नए फितने का सर कुचलने के लिए उसने एक और दाव लगाने का फैसला कर लिया। उसके सामने सिर्फ एक यही रास्ता था, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। शाम का अंधेरा फैलते ही वो घर से निकल गई। उस वक्त उसने स्याह चादर ओढ़ रखी थी। सड़क पर आते ही उसे रिक्शा मिल गया और तकरीबन आधे घंटे बाद वो बिल्लू साईं के तकिए वाले कब्रिस्तान से मुलीक सड़क पर दीवार के करीब खड़ी दूसरी तरफ झांक रही थी। एक मलंग ने उसे देख लिया और वो फौरन ही चबूतरे से उठकर दीवार के करीब आ गया। कितना माल चाहिए? मलंग ने पूछा। मुझे माल नहीं चाहिए, 9 लाख को यहाँ भेजो, जल्दी करो, समीना बोली। मलंग वापस चला गया। 4 मिनट बाद 9 लाख उसके सामने मौजूद था। तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैं और शारिक बाऊ 8 दिन से तुम्हें तलाश कर रहे हैं, 9 लाख ने कहा। शारिक कहाँ है? समीना ने पूछा। उसने तारिकाबाद में मकान ले लिया है, इस वक्त वहीं होगा। कहूँ तो मैं किसी को भेज दूं तुम्हारे साथ? 9 लाख बोला। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, यहाँ खड़े खड़े बात नहीं कर सकती, मेरे साथ चलते रहो, समीना कहते हुए पिछली सीमत बंगलों के दरमियान वाली गली की तरफ मुड़ गई। खैर तो है, बहुत घबराई हुई हो? 9 लाख ने उसके साथ चलते हुए पूछा। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हुक्म करो सोनियो, मैं यहाँ किसी के बैठा हूँ, 9 लाख बोला। समीना जन्न में खामोशी से उसके साथ चलती रही। फिर उस रोज के फरार और यूसुफ के मुलाकात के बारे में बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी, वहाँ दोपहर मेरे घर आया था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आज वो मुझे 5,000 रुपए ले गया है, कल फिर आएगा अपने गंदे अदाएं पूरे करने के लिए। उसकी ये हिम्मत कि शारिक बाऊ की इज्जत की तरफ निगाह उठाकर देख सके। 9 लाख ने दांत पीसते हुए कहा, हम गुंडे और बदमाश जरूर हैं, लेकिन माँ बहन की इज्जत बचाना जानते हैं। तुम इत्मीनान से घर जाओ समीना बीबी, सुबह तुम्हें यूसुफ के बारे में पता चल जाएगा, वो अब कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। वो बातें करते हुए लारी अड्डे पर ही सड़क पर आ गए थे। 9 लाख ने उसे कचहरी बाजार की तरफ जाने वाले तांगे पर बिठा दिया और खुद वापस चला गया। समीना को उस रात बहरहाल नींद नहीं आ सकी। वो सिर्फ 2-3 घंटे ही सो सकी थी। सुबह जब उठी तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो तैयार होकर कॉलेज चली गई। उस रोज उसका पीरियड सेकंड ईयर की क्लास में था, जहां यूसुफ मैकेनिक की बहन शमाइला थी। उसने दाखिल होकर क्लास में तमाम लड़कियों को देखा, मगर शमाइला नजर नहीं आई। शमाइला कहाँ है? वो आज नहीं आई क्या? समीना ने एक लड़की से पूछा। मिस, एक लड़की उठकर खड़ी होगी। वो शमाइला ही के मोहल्ले में रहती थी। शमाइला के भाई को कल रात किसी ने कत्ल कर दिया है, इसलिए शमाइला नहीं आई। शमीना मेज के करीब खड़ी थी। किताब उसके हाथ से छूट कर मेज पर गिरी और वो पत्थर के मुजस्मे की तरह बेहिस हरकत खड़ी उस लड़की को देखती रह गई। लाहौर में शारिक की मसूफियात बढ़ गई। ग्वाल मंडी में मौलवी हमीद को माजा गुज्जर के आदमियों के मुकाबले में उठाने से बराए रास्त माजा गुज्जर पे थन गई थी। ग्वाल मंडी में मौलवी हमीद को माजा गुज्जर के आदमियों के मुकाबले में उठाने से बराए रास्त माजा गुज्जर पे थन गई थी। लेकिन शारिक डरने वालों में से नहीं था। 2-3 दिन में उसने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उसके 3-4 बड़े गाहक तोड़ लिए थे। अबरे इलाके की पुलिस से भी उसका मामला तय हो गया था, इसलिए वो कुछ और भी बेखौफ हो गया था। उसने कई मजदबा घर जाने के लिए सोचा था, लेकिन इन गंभीर मामलात की वजह से 1 घंटे के लिए भी घर नहीं जा सका था और ना ही सुहेल से मुलाकात हो पाई थी। उसी दौरान उसे ये इतला भी मिल गई कि फैसलाबाद का गाहक सादिक माजा गुज्जर के जाल में आ गया था और उसने छांगा की गिरोह का साथ छोड़ दिया था। उसी अगले ही दिन शारिक की मुलाकात 9 लाख से हो गई, जो फैसलाबाद से आया हुआ था। वो माजा गुज्जर का आदमी था, लेकिन शारिक ने बड़ी खूबसूरती से उसे तोड़ दिया और उसे यकीन दिला दिया कि उसे फैसलाबाद में जेर जमीन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना देगा। उसने आधा किलो हीरोइन 9 लाख को तोहफे में दे दी थी। 9 लाख इतना कीमती तोहफा पाकर कुत्ते की तरह उसके पैर चढ़ने लगा था। शारिक ने यह तय कर लिया था कि वो फैसलाबाद में भी माजा गुज्जर के आदमी के मुकाबले में 9 लाख को उठाएगा।
शारिक ने नौनकाई के हाथ समीना के लिए ताइफ भी बेचे थे और उसने नौनका को ये हिदायत की थी कि वो समीना का खास ख्याल रखे और अगर समीना को कोई परेशानी हो तो वो उसकी मदद करे। लाहौर आने के बाद शारिक एक लम्हे को भी समीना को नहीं भूला था। हालांकि लाहौर में उसकी मसरूफियात बहुत ज्यादा थी, लेकिन उस रोज वो फैसलाबाद चला आया था। समीना के मकान पर ताला भेजकर उसे ज्यादा परेशानी नहीं मिली। वो समझा था कि शायद वो बादाल या किसी सहेली के घर चली गई हो। उसे पड़ोस में गुराए के घर से दरियाफ्त किया तो उसे पता चला कि वो अपने किसी दोस्त के यहाँ रहने के लिए चली गई है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही शारिक गर्ल कॉलेज के सामने पहुंच गया। उसे दाढ़ी साफ करवा ली थी, लेकिन उसे यकीन था कि समीना ने उसे देखते ही पहचान लिया था और वो उसे बचने के लिए तेज कदम उठाती हुई कॉलेज के मेन गेट में घुस गई थी और फिर वो छुट्टी से पहले ही कॉलेज के पिछले गेट से निकली थी। शारिक की तफाल से उसी तरफ घूम रहा था। उस नीले पोल का डार्ट्स वाली चादर से उसे पहचान लिया था और वो भी तांगे में बैठ गया। इस तरह वो उसे बिल्लू साई के तकिए पर नौनता के डेरे पर ले आया था। इसके अलावा उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो समीना को ले रहा था। समीना की बातों से अंदाजा हुआ था कि वो उससे सख्त नाराज थी। खुद शारिक को भी इस बात का एहसास था कि उसकी वजह से समीना को वाकई ही बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। समीना 2 साल से उस मकान में रह रही थी। इसी दौरान उसके वालिद, भाई और एक आध मर्तबा वालिद के अलावा उसका कोई रिश्तेदार उसे मिलने के लिए वहां नहीं आया था और फिर वो अचानक उसकी कदर की सूरत में वहां आन टपका। उससे पहले पुलिस का चक्कर चल चुका था। ये सब चीजें महल्ले वालों को समीना के बारे में मशकूक कर देने के लिए काफी थी। इसलिए शारिक ने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया था कि वो कहीं और मकान लेकर समीना को वहां मुंतकिल कर देगा। लेकिन समीना शदीद गुस्से में थी। वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार न थी और फिर उस शाम बिल्लू साई के तकिए पर पुलिस ने छापा मारकर मजीद काम खराब कर दिया था। नौनका से छापे की तरह पाकर शारिक सूरतेहाल का जायजा लेने के लिए मकान से बाहर निकला और 4 मिनट बाद जब वो दोबारा कमरे में आया तो समीना गायब थी। अकबी खिड़की खुली हुई थी। उसने जाकर बाहर देखा, लेकिन समीना कहीं भी नजर नहीं आई थी। उसे समझने में देर ना लगी कि समीना कब्रिस्तान की अकबी दीवार फांद कर भाग गई थी। पुलिस के छापे के वक्त 2 मलंग इधर उधर हो गए थे। अलबत्ता 2 पुलिस के हाथ लग गए थे। उन दोनों से पुड़ियों की सूरत में तकरीबन 200 ग्राम हीरोइन बरामद हुई थी। नौलखा भी पकड़ा गया था, लेकिन उसके कब्जे से या उसके मकान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। नौलखा इतना बेवकूफ नहीं था कि अपना माल मकान में रखता। उसने अपना माल कब्रिस्तान की मुख्तलिफ टूटी हुई कब्रों में छुपा रखा था। पुलिस ने समीना का रजिस्टर और किताबें भी अपने कब्जे में ले ली थी। उनके बारे में पुलिस के पूछने पर नौलखा ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था। उसने भी पुलिस को यही बताया था कि आज दोपहर तांगे पर वो आ रहा था कि ये रजिस्टर और किताबें उसे तांगे की सीट पर पड़ी हुई मिली। ये कोई बिजली तांगे से उतरते हुए भूल गई थी। पुलिस ने शारिक को भी पकड़ लिया था। नौनका ने उसके बारे में बताया था कि वो लाहौर के सरकारी महकमे में मुलाजिम है, जो उसका दोस्त है। उसे मिलने के लिए आया था। शारिक को तो बहरहाल पुलिस के साथ थाने तो जाना ही पड़ा, मगर वो सब लोग 1 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रह सके थे। नौलखा ने थानेदार से मुखा कर लिया था। पुलिस और जराइम पेशा लोगों के दरमियान ये ड्रामे होते ही रहते थे और हमेशा मुखा के जरिए मामला खत्म हो जाता था। नौलखा और उसके आदमियों ने 1 घंटे बाद फिर बिल्लू साई के तकिए पर अपना धंधा शुरू कर दिया था। शारिक समीना के लिए परेशान था। उसे ये तो यकीन था कि वो मौका पाकर भाग गई थी, लेकिन उसे उसकी दोस्त के घर का पता मालूम नहीं था कि वो वहां जाकर उसके बारे में मालूम करता। 2-3 दिन तक कॉलेज की चक्कर लगाता रहा, लेकिन समीना कॉलेज भी नहीं आ रही थी। शारिक की परेशानी बढ़ती जा रही थी। शारिक को यह भी अंदेशा था कि पुलिस उसका रजिस्टर और कॉपियों की वजह से समीना को पहचान ना ले। शारिक को यह भी यकीन था कि पुलिस के छापे की वजह से समीना के दिल में उसके खिलाफ नफरत और बढ़ गई होगी। शारिक को एहसास था कि वो समीना के मामले में गलती पर गलती करता चला जा रहा था। सलमान को ठिकाने लगाने के लिए उसने समीना को साथ ले जाकर पहली बड़ी गलती की थी। दूसरी गलती उसने समीना को नौलखा के डेरे पर ला कर दी थी। अगर उस रोज समीना पुलिस के हाथ आ जाती तो वो पूरे शहर में जलील और रुसवा होकर रह जाती और उसकी सारी जिम्मेदारी उस पर होती। शारिक अगरचे यहाँ सिर्फ 1-2 दिन के लिए आया था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि समीना का मसला हल किए बगैर वापस नहीं जाएगा। वो समीना का ख्याल दिल से नहीं निकाल सकता था। समीना ने दिल में बदगुमानी पैदा हो चुकी थी और वो उसकी बदगुमानी दूर किए बगैर नहीं जा सकता था और उसे यकीन था कि समीना के दिल में भी उसके लिए चाहत मौजूद है। अगर चाह ना होती तो वो पुलिस से असल बात क्यों छुपाती। उस रोज उसने तलक और जली कटी बातें जरूर की थी, लेकिन उसकी वजह हालात थे जिनसे वो परेशान हो चुकी थी। अगर उसके दिल में लगन ना होती तो वो लाख धमकियों के बावजूद उसके साथ ना आती। 2-3 दिन की भागदौड़ के बाद शारिक ने तारकाबाद में एक कोठी किराए पर ले ली। उसने तय कर लिया था कि समीना को उस मकान से निकालकर उस कोठी में ले आएगा।